की क्लास में बेटा हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा। यूटिलिटी के क्या फीचर्स होते हैं ये हमने डिस्कशन किया। इसके अलावा कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में बताया, जहाँ पर आपको सिखाया गया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। अब इसी से रिलेट करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों अभी ये शुरुआती चैप्टर चल रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स जो होते हैं ना बेटा, लिंकअप होते हैं, है ना। जैसे स्टेटिस्टिक्स में तो क्या है कि आप अगर आपने मेन चैप्टर नहीं पढ़ा है तब भी आप कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर पढ़ सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है थोड़ी कि अगर आपके प्रीवियस के चैप्टर्स का क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर समझे जाते हैं बेसिक। तो ये चैप्टर्स क्लियर होंगे तो अगला चैप्टर क्लियर होगा, फिर वो चैप्टर क्लियर होगा तो नेक्स्ट चैप्टर क्लियर होगा, यानी कि टॉपिक से लिंक से ना, यानी कि एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर लिंक में जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करिएगा कि जैसे जैसे आपके वीडियोस आते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उन्हें प्रॉपर्ली वॉच करते जाएं, समझते जाएं, और जो भी डाउट्स हों वो आप सेम डे क्लियर करते जाएं या दूसरे दिन क्लियर कर लें, विदिन 1 और 2 डेज। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक को लेकर, जो कि कल के टॉपिक का ही एक नेक्स्ट पार्ट है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि MU और TU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, तो आज अगर हम ये पढ़ना चाहें कि इन दोनों में एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि MU और TU में क्या रिलेशनशिप, क्या संबंध होता है आपस में, किस तरह का ये वेरिएशन शो करते हैं, तो इसके लिए एक टॉपिक सिखाया जाता है जिस टॉपिक को कहते हैं एक लॉ। और वो लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपके यहाँ सामने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये तो हम सीख चुके हैं। डिमिनिशिंग शब्द का अर्थ होता है बेटा कम होना, है ना, डिक्लाइन करना, और लॉ का मतलब नियम, यानी कि ये वो नियम है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि MU डिक्रीज करता है। अब कब डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, किन हालातों में डिक्रीज करता है, और जब ये डिक्रीज करता है तो TU पर इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या है बेटा? MU का ही तो सब टोटल है, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ते हैं हम। कल अगर आप इसको लिंकअप नहीं कर पा रहे तो प्रीवियस वीडियो को वापस से देखिए, है ना, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा ये वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। कल हमने सीखा है कि टोटल यूटिलिटी MU का सम टोटल होती है, यानी कि पहले कंसेप्ट कौन सा आ रहा है? पहले कंसेप्ट डेवलप हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी का, उसके बाद टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट डेवलप किया जा रहा है। अब इस लॉ के स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट पर भी आने के पहले इस लॉ की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि किसने ये लॉ दिया वगैरह वगैरह। तो इसकी हिस्ट्री ये है बेटा कि इस लॉ को एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे H गोसेन। आपकी बुक में भी ये नाम भी रखा होगा, मैं वापस से यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, H गोसेन। इन्होंने 1894 में इस लॉ को प्रोपाउंड किया था या डेवलप किया था या पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। इस लॉ को, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। वापस से सुनिएगा, यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। किसने दिया? H गोसेन ने दिया। लेकिन
इसे जो पॉपुलर बनाया, यानी कि एक सरल भाषा में जो इसका प्रेजेंटेशन किया, हर व्यक्ति के समझ में आए, उस लेवल तक बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। एल्फ्रेड मार्शल, ये मैंने कल भी आपके सामने नाम लिया था, मैंने कहा था कि ये नाम खूब बार आएगा आपके लिए इकोनॉमिक्स में। तो लॉ डेवलप किया किसने? H.H. गुसेन ने। पॉपुलर किसने बनाया? अल्फ्रेड मार्शल ने। अब स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो हुआ हिस्ट्री पार्ट। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर सेम कोमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करता हुआ जाता है सक्सेसिवली मतलब लगातार, जैसे जैसे हम एक ही कोमोडिटी की यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते हुए जाते हैं, तो हर अगली यूनिट पर जो हमारा एडिशनल बेनिफिट है, यानी कि जिसे हम MU कहते हैं, वो डिमिनिश यानी कि डिक्लाइन होता चला जाता है। इसी बात को बुक्स में इंग्लिश में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए सेम कोमोडिटी और सिंगल कोमोडिटी, सिंगल कहें सेम कहें एक ही बात है, लेकिन आप सेम वर्ड इस्तेमाल करिएगा। एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कोमोडिटी, द एडिशनल बेनिफिट, और एडिशनल बेनिफिट क्या है? MU, द एडिशनल बेनिफिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। यानी कि यही बात प्रैक्टिकल जीवन में भी लागू हो सकती है, रटना नहीं है। माइक्रो में आपको कोई भी चीज़ नहीं रटवाई जाएगी बच्चों, आपको, है ना। हर चीज़ का रीज़न है, हर चीज़ का लॉजिक है। ये मत समझिएगा कि थ्योरी आगे मैं रट लूँगा काम चल जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को समझेंगे, नहीं समझ में आता है 4 बार वीडियो देखिए और 1000 बार डाउट्स पूछिए टीचर से, लेकिन रट्टाफिकेशन पर मत जाइए इनको। लॉ क्या सिखाता है कि लॉ ये कहता है कि अगर हम एक ही कमोडिटी की यूनिट्स को लगातार बिना गैप के कंज्यूम करते हुए जाएंगे, तो हर यूनिट पर जो बेनिफिट मिलेगा वो धीरे धीरे कम होगा। यही बात प्रैक्टिकल जीवन में भी अप्लाई होती है। आप खाने पीने के उदाहरण ही देख लीजिए। जैसे भूख लगी, खाना खाया, रोटी खाई, है ना। आप पहली रोटी खाई, भूखे थे, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकंड यूनिट पर थोड़ी भूख कम हो गई, और कम मिलेगा। थर्ड पर और कम, फोर्थ पर और कम। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे रोटी की संख्या या चपाती की संख्या बढ़ती जाएगी, आपका बेनिफिट भी और बढ़ता जाएगा? वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हमारा बिहेवियर कैसा होता है? रैशनल, समझदार होता है। क्या ऐसा होता है क्या कि जैसे जैसे रोटी आती जाती और लाया जाओ, मुझे और बेनिफिट मिलता हुआ जा रहा है, या हम 1000 रोटी खा जाते हैं एक साथ बैठ के? नहीं होता है बच्चों, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है? जैसे जैसे वो चपाती की संख्या बढ़ती जाती है, हमारा जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। फिर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी डाइट है 3 चपाती की, 4 चपाती खा लिया आपने, तो 4 पर जो 4 चपाती मदर ने ज़बरदस्ती रख दी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, आपकी मम्मा ने ज़बरदस्ती खिला दिया, तो 4th पर आकर आपको बेनिफिट मिलना क्या हो जाएगा? बंद। यानी कि जो अब आपका एडिशनल बेनिफिट है वो हो जाएगा बंद। अगर मान लीजिए आप किसी के यहाँ खाना खाने गए हो, उन्होंने और ज़्यादा अच्छे से मनोहार की, आपके प्रेम से मनोहार की, एक और चपाती आपको ऑफर कर दी, या कुछ और नहीं, वही सेम कोमोडिटी होनी चाहिए ना, ये ध्यान रखना है। लॉ ये सिखाता है कि कोमोडिटी नहीं बदलनी चाहिए, तो आपको एक और चपाती उन्होंने ज़बरदस्ती ऑफर कर दी। अब क्या होगा? आपका जो बेनिफिट था वो तो पहले ही मिलना बंद हो चुका था। अब क्या होगा? जो आपको अभी तक यूटिलिटी मिल रही थी वो अब डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि जब आपका पेट भर चुका है, आपके पेट में जगह नहीं है,
फिर भी किसी ने ज़बरदस्ती किया, आप किसी गेस्ट के यहाँ पर गए, आपने बिल्कुल मना कर दिया लेकिन वो माने ही नहीं, फिर भी एक और उन्होंने ऑफर कर दिया आपको चपाती कि नहीं खानी पड़ेगी, ये ऐसा करके कन्विंस कर दिया आपको। होगा क्या? जो बेनिफिट है, आप अभी तक तो पॉजिटिव यूटिलिटी पर चल रहे थे, अब यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव यूटिलिटी। अब नेगेटिव यूटिलिटी को हम कैसे समझेंगे? नेगेटिव यूटिलिटी मतलब जो अभी तक अंदर गया है वो वॉमिट होकर बाहर आने लग जाएगा। इसी बात को कहा गया है कि यूटिलिटी टर्न्स इनटू द डिसयूटिलिटी। तो लॉ ने एक बहुत ही सरल तरीके से वास्तविक जीवन में होने वाली, प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली बात को बस एक लॉ का नाम दे दिया है कि अगर हम एक ही कम्युनिटी की यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करते हुए जाते हैं तो धीरे धीरे हर यूनिट पर मिलने वाला बेनिफिट कम होता चला जाता है। इसी बात को इंग्लिश में लिखा गया है और आप भी अपनी भाषा में इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब ये लॉ किन स्थितियों में लागू होता है, इसके लिए एक टॉपिक लिखा हुआ है आपके, जैसे ही आप राधा बरुना फॉलो करेंगे आप इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे ही डेफिनेशन पार्ट से आप आगे गए तो एक टॉपिक आएगा अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या होता है? अजम्पशंस का अर्थ होता है बेटा मान्यताएं। जब भी इस लॉ को गोसेन ने या मार्शल ने आगे बढ़ाया तो उन्होंने कुछ बातें मान के चली कि अगर ऐसा 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 होगा तभी हमारा लॉ अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। समझने की कोशिश करना बेटा। जैसे आप एज ए स्टूडेंट क्या अज्यूम करते हैं, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, है ना। इफ़ वी स्टडीज रेगुलरली इन बोर्ड्स देन वी विल गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारी मान्यता है। तो अजम्पशंस क्या होते हैं? जब भी कोई इकोनॉमिस्ट या कोई साइंटिस्ट किसी लॉ को डेवलप करता है तो वो पहले कुछ चीज़ें मान के चलता है कि ऐसी स्थितियाँ होंगी, ये सिचुएशन होगी, तभी मेरा लॉ अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। वैसे ही गोसेन ने भी कुछ अजम्पशंस डेवलप किए। पहला अजम्पशन क्या है कि मेरा लॉ, यानी कि गोसेन के वर्ड से ये, गोसेन के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये जो LODMU है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट है ना। अब ये बात मैंने कहाँ से कही? अगर आपको प्रीवियस वीडियो क्लियर नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी आपको, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अप्रोचेस ऑफ यूटिलिटी सिखाया है। और वो क्या होता है? दो, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या कहता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर्स में, है ना। तो वहीं से ये बात आ रही है। इसलिए गोसेन ने कहा है कि मेरा लॉ केवल उसी स्थिति में अप्लाई होगा जब यूटिलिटी का मेजरमेंट किसमें किया जाएगा? कार्डिनल नंबर्स में किया जाएगा। दूसरी बात, इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूज़ किया जाएगा, यानी कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करेंगे हम, उसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकें। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कल सिखाई थी आपको कि मेजरमेंट किया जाता है मनी में। ये उसका दूसरा अजम्पशन था। तीसरा अजम्पशन उसने ये कहा कि कंजप्शन शुड मस्ट बी कंटिन्यूस इन नेचर। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चपाती अभी खाई, एक चपाती दिन में खाई, दो चपाती शाम को खाई, तो डेफिनेटली एक और दो के बीच में क्या आ गया? टाइम गैप आ गया। तो ऑटोमेटिकली भूख वापस से क्या हो जाएगी? रीजनरेट हो जाएगी। रीजनरेट हो जाएगी तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि वॉन्ट्स, कल आपको ये भी सिखाया था कि वॉन्ट्स तो अगले ही पल जनरेट हो जाती है जैसे ही हम किसी एक वॉन्ट को पूरा करते हैं। और भूख और प्यास तो ऐसी चीज़ें हैं जो केवल वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, आपको रेगुलर करना पड़ता है। इसलिए कंजप्शन, इस लॉ के अप्लाई होने के लिए कंजप्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि विदाउट एनी टाइम गैप। बिना किसी टाइम गैप के आप लगातार कंज्यूम करेंगे तभी इस लॉ को अप्लाई किया जा सकता
फोर्थ अजम्पशन ये है कि जो हमारी यूनिट है यानी कि जो हमारा मनी है वो मनी की यूनिट क्या होनी चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन रहा है गोसेन का या मार्शल का, क्योंकि आप और हम अब 11th में आ चुके हैं बच्चे, इतनी सी बात समझते होंगे कि मनी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती है ना। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर ऊपर नीचे मूव ऑन करती रहती है, यानी कि फ्लक्चुएट होती रहती है। 10 साल पहले 100 रुपये की जो कीमत थी, क्या आज वो 100 रुपये की कीमत है? बिल्कुल नहीं है। क्या आने वाले 10 सालों में 100 रुपये की वही कीमत रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। मनी की वैल्यू कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। लेकिन मार्शल का ये मानना था कि जो मनी से मिलने वाला बेनिफिट है, यानी कि जो MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? MU लिखा यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, और मनी लिखना है तो नीचे अंडर में स्मॉल m लिख दिया, तो ये किसे डिनोट करेगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्शल के अकॉर्डिंग MUM क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि स्थिर रहना चाहिए। मतलब वो सरल भाषा में ये कहना चाहते थे कि हमारे पास पैसा है या हमारे पास पैसा नहीं है, दोनों स्थितियों में जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए हों, आप कहीं पर जा रहे हैं, पॉकेट में से रुपए गिर गए, तो क्या दोनों स्थितियों में सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो वास्तविक जीवन में इनके अजम्पशंस लागू हो पाए नहीं हो पाए ये अलग चीज़ है, हम उस पार्ट पर नहीं जा रहे हैं, है ना। कुछ इनके अजम्पशंस वायलेट भी हुए, फेल भी हुए, तभी जाकर तो सेकेंड अप्रोच डेवलप हुई, यानी कि जिससे हमने ऑर्डिनल अप्रोच का, तभी जाकर तो ऑर्डिनल अप्रोच का बारी आई, वरना ऑर्डिनल अप्रोच डेवलप होती ही थी। एक और इन्होंने अजम्पशन दिया कि जो स्टैंडर्ड यूनिट वाली मैं बात बता रहा था, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये है कि हम जो भी यूनिट को कंज्यूम करें उसकी साइज स्टैंडर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम चपाती खा रहे हैं तो चपाती का एक अच्छा खासा निवाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम मंदिर में प्रसाद लेते हैं, मखाने लिए और एक एक दाना जैसे खाया वैसे खाएंगे, तो चाहे आप कितने भी इससे छोटे छोटे बाइट्स लेते जाओ, ये लॉ कभी अप्लाई होगा ही नहीं, है ना। जैसे आप नॉर्मली खाना खाते हैं, मतलब एक अच्छा सा बड़ा सा जो आप बाइट लेते हैं खाना खाने के लिए मुंह में, वो बता रहा है स्टैंडर्ड यूनिट को, है ना। पानी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप पानी पी रहे हैं तो अगर आप वो स्पून फीडिंग करेंगे, यानी कि एक एक चम्मच से पानी पीते जाएंगे, तो आप 10 क्या 50 चम्मच क्या 1000 चम्मच पानी पी जाओ, आपका पेट नहीं भरने वाला। यानी कि जो भी आप इनटेक कर रहे हैं उसकी साइज क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड अमाउंट का होना चाहिए। क्लियर। एक और मतलब ये है कि दूसरा, उसकी क्वालिटी भी नहीं बदलनी चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो बाजरे की रोटी नहीं आनी चाहिए, आलू का पराठा खा रहे हैं तो गोभी का पराठा नहीं आना चाहिए। मतलब हर तरह से कमोडिटी क्या रहनी चाहिए? सेम। और जब तक, लास्ट अजम्पशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन, कि जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कंजप्शन का, तब तक जो भी आपकी इनकम है, जो भी गुड्स की प्राइसेस हैं, वो बाकी सारी चीज़ें क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये अजम्पशंस लिए हैं कि ऐसा होगा, ये पॉइंट्स वैलिड होंगे, तभी मार्शल ने कहा कि तभी मेरा जो लॉ है LODMU, तभी वो वास्तविक जीवन में अप्लाई होगा। तो ये सीखा बेटा हमने, इस लॉ का जो वर्ड पार्ट है उसमें हर वर्ड का क्या मीनिंग है, उसका क्या डेफिनेशन पार्ट है, उस डेफिनेशन पार्ट की क्या डिटेल है, और उसके क्या अजम्पशंस हैं। ठीक है। अब हम इन्हीं के द्वारा कही गई बातों को एक टेबुलर प्रेजेंटेशन से समझेंगे, और उस टेबल की मदद से ही मैं आपको रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी, यानी कि TU और MU में किस तरह का रिलेशनशिप होगा, उसे समझाने के लिए अफोर्ड करूँगा। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं।